नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। सरकार किसी की भी हो, जांच एजेंसियों के माथे पर कलंक हमेशा से लगता रहा है। जांच एजेंसियों पर सरकार के इशारे पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगता रहा है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर यह आरोप लगा रही हैं कि सरकार जानबूझकर ईडी का इस्तेमाल कर अपने राजनीतिक हित साधती है। मगर ईडी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, जो कि एक चिंता की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से पूछा है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाइयों के लिए क्यों किया जा रहा है। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि राजू साहब, कृपया हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। दुर्भाग्यवश मुझे महाराष्ट्र में इसका अनुभव है। अब आप इस चीज को पूरे देश में मत फैलाइए। राजनीतिक लड़ाइयां जनता के सामने लड़ी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को इस काम में क्यों लगाया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए अपील को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें हाईकोर्ट के जज द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई भी गलती नहीं दिखती। इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम इसे खारिज करते हैं। सीजीआई ने आदेश लिखवाने के बाद एएसजी से कहा कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने हमें कुछ कठोर टिप्पणियां करने से बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी राजनीतिक पार्टियों के मुंह में तमाचे जैसा है। आज से तकरीबन 12 साल पहले भी देश की सर्वोच्च अदालत ने कुछ ऐसी ही सख्त टिप्पणी सीबीआई को लेकर की थी। याद कीजिए, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। तब कोयला घोटाले की जांच में सरकार के हस्तक्षेप का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी और सीबीआई की जांच रिपोर्ट को कोयला मंत्रालय और अन्य सरकारी अधिकारियों को दिखाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को एक स्वतंत्र और स्वायत्त जांच एजेंसी के रूप में काम करना चाहिए, न कि सरकार के हाथों की कठपुतली। इस टिप्पणी का मतलब था कि सीबीआई सरकार के दबाव में काम कर रही थी और अपनी स्वायत्तता को लगातार खोती जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की तरह नहीं बोलना चाहिए और इसे अपने मालिक यानी कि सरकार की बातें नहीं दोहराना चाहिए। लेकिन आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए इतनी ही सख्त टिप्पणी करनी पड़ी है तो मामला ये गंभीर है। ईडी ने यह टिप्पणी किस मामले को लेकर की है, हम उस मामले को भी आपको बताते हैं। मार्च 2025 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीएम पार्वती और बायरथी सुरेश के खिलाफ ईडी द्वारा जारी सम्मन को रद्द कर दिया गया था। अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती और राज्य मंत्री बायरथी सुरेश के खिलाफ सम्मन रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की अपील पर सुनवाई से इनकार कर दिया। यह मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुडा MUDA द्वारा कथित रूप से अवैध ढंग से भूखंड आवंटन से जुड़ा है। 21 जुलाई यानी आज जब मामले की सुनवाई शुरू हुई, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की अपील पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। अदालत ने मामले में दखल से असहमति जताई। सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर के किसारे गांव में 3 एकड़ 16 गुंठा जमीन थी, जो उनके भाई मल्लिकार्जुन ने उपहार स्वरूप दी थी। जमीन को मुडा ने विकास के लिए उसका अधिग्रहण कर लिया। इसके बदले में पार्वती को विजयनगर तीसरे और चौथे चरण के लेआउट में 38,283 वर्ग फीट जमीन दी गई। आरोप है कि किसारे गांव की तुलना में जमीन की कीमत अधिक है। मामले को पहले निचली कोर्ट फिर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और एक बयान जारी कर कहा कि आखिरकार न्याय हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने ईडी के खिलाफ टिप्पणी करने में सावधानी बरती और उन्होंने कहा कि मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं लगी, न्याय हुआ और मुडा घोटाले में ईडी का दखल अब बंद हो जाएगा। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मुडा है। प्लॉट आवंटन मामला इसमें एक कथित घोटाले संबंधित है। इसमें मैसूर में भूमि आवंटन और अधिग्रहण में अनियमितताओं के आरोप लगे।
इस मामले में विशेष रूप से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती को लेकर विवाद पैदा हुआ। मुंडा ने 2020 में एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें भूमि अधिग्रहण के बदले जमीन मालिकों को 50-50 अनुपात में वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने की नीति थी। इसका मतलब था कि अधिग्रहित जमीन के बदले मालिकों को विकसित लेआउट में समान या आधा क्षेत्रफल आवंटित किया जाएगा। इस योजना के तहत कई लोगों को भूखंड आवंटित किए गए, लेकिन नियमों का उल्लंघन कर प्रतिष्ठानों जैसे कि विजयनगर, दत्ता गली, जेपी नगर और आरटी नगर में ऐसे आरोप लगे कि वहां पर भूखंड दिए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगा। आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 2021 में 3.16 एकड़ जमीन के बदले विजयनगर जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्र में 14 आवासीय भूखंड आवंटित किए गए, जो कि कथित तौर पर नियमों के खिलाफ था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी अपनी टिप्पणी की है। संसद में जुलाई 2023 में सरकार ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत ईडी ने 3110 केस बीते 3 सालों में दर्ज किए हैं। ये आंकड़े देखिए आप एक बार, 2022-23 में 949 केस, 2021-22 में 1180 केसेस और 2020 से 21 के बीच में 981 केस ईडी ने रजिस्टर्ड किए। वहीं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा के तहत बीते 3 सालों में 12,233 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसके में 2022-23 में 4,173 केस, 2021-22 में 5,313 केस और 2020-21 में 2,747 केस। सितंबर 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने ईडी के दर्ज किए गए केसों पर एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 18 सालों के रिकॉर्डों को देखा जाए तो ईडी ने जिन 147 नेताओं से पूछताछ की या गिरफ्तारी की है, उनमें से 85% नेता विपक्ष के थे। वहीं सीबीआई के रडार पर रहे 200 नेताओं में से 80% विपक्षी नेता थे। इन 18 सालों में केंद्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें रही हैं। पीएमएलए में 2005, 2009 और 2012 में संशोधन किए गए, तब कांग्रेस सत्ता में थी। 2019 में मोदी सरकार में पीएमएलए के कानून में बड़ा बदलाव किया गया, जो कि ईडी को यह शक्ति दी गई कि वो लोगों के आवास पर छापेमारी, सर्च ऑपरेशन और गिरफ्तारी कर सकती है। इसके पहले किसी अन्य एजेंसी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगने पर ही ईडी जांच करती थी, लेकिन अब ईडी खुद ही एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 तक ईडी के निशाने पर रहे करीब 95% नेता यानी कि 115 नेता विपक्ष थे। 2004 से 14 में अगर यह आंकड़ा देखा जाए 26 नेताओं में से ईडी ने पूछताछ की, इसमें से 54% यानी कि 14 नेता विपक्ष से थे। हालांकि ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूं ये 2022 तक के ही हैं। इसके बाद 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे और इस दौरान विपक्षी दलों ने अलग अलग राज्यों पर हुई ईडी सीबीआई की छापेमारी को भी राजनीति से प्रेरित बताया था। 2021-22 में दिल्ली शराब नीति घोटाला, 2023 में अरविंद केजरीवाल समेत संजय सिंह, तमाम आप नेताओं की गिरफ्तारियां होती हैं और इस मामले में भी लगातार आप पार्टी ये आरोप लगाती कि ईडी सरकार का एक तोता बन चुकी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई, राजस्थान में, कर्नाटक में, इसलिए अलग अलग प्रदेशों में ईडी ने छापेमारी की, जिस पर कहा गया कि ये सरकार के इशारे पर काम करती रही है। ऐसे आरोप राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हमेशा से लगते रहे। इसीलिए इस जितनी भी स्वायत्त जांच, स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, ये आज से नहीं, 2013 हो 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी पर बेहद सख्त टिप्पणी की थी। 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है और आज फिर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि हमको विवश मत कीजिए, हमको बहुत ज्यादा कठोर टिप्पणी करने के लिए मजबूर मत कीजिए और राजनीति को आप जनता और नेताओं तक ही सीमित रखिए, उसको एक आप हथियार मत बनाइए। ये टिप्पणी एक गंभीर टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, जो बताती राजनीतिक पार्टियां जब भी जिसकी भी सत्ता में आती है वो इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित साधने में करने लगती है। शुक्रिया।